Dear student, today I will explain you the expenditure method of calculating national income. आज मैं तुम्हें व्यय विधि, राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि के बारे में समझाऊंगा. What do you mean by expenditure method? Expenditure method is an attempt to measure overall expenditure of a nation at market price during an accounting year. Again I am repeating, expenditure method is an attempt to measure overall expenditure of a nation at market price during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितना भी कुल खर्चा हुआ है, जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, मार्केट प्राइस पर, बाज़ार कीमत पर जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, अगर उसका हम टोटल कर लें, उसको इकट्ठा कर लें, कैलकुलेट कर लें, वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगा. इस मेथड में दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल. ये ध्यान रखना है, इसमें सम टोटल को मापता है. दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई हाउस होल्ड, गृहस्थों द्वारा किया गया सारा खर्च, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरनर्स. इन सभी का जितना भी कुल खर्च किया गया एक वर्ष में, वन फाइनेंशियल ईयर में, उन सब का जो टोटल होगा, दैट इज नोन एज द एक्सपेंडिचर मेथड. दूसरा पॉइंट, दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अर्थात जीडीपी एमपी. अगर इन सब का टोटल कर लें, जितना भी कुल खर्च हुआ है, जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उस टोटल खर्च को हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसको कहेंगे हम जीडीपी एमपी. वो आ जाएगा हमारा जीडीपी एमपी, जितना भी टोटल खर्च हुआ है. इट मीन्स द सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ इजकल टू जीडीपी एमपी. इनका सबका अगर टोटल करें, वो जीडीपी एमपी के इक्विवेलेंट होता है. अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो फिर हम इसको एनएनपी एफसी पे ले जाएंगे. अब उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वन बाय वन करके उनको स्टडी करते हैं. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड? Number 1, private final consumption expenditure. These are the components of final expenditure method. Private final consumption expenditure. Number 2, government final consumption expenditure. Number 3, gross domestic capital formation. And number 4, net export. जो थर्ड पॉइंट है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो पार्ट हैं. ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. उसी तरीके से नेट एक्सपोर्ट, इसके भी दो पार्ट हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मतलब एक्स माइनस एम. इसके भी दो पार्ट हैं. वन बाय एक एक करके हम लेते हैं अब इनके बारे में डिटेल से. सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट था, वो था इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे. ये क्या होता है? इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दैट इज ड्यूरेबल एक्सेप्ट हाउसेज, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. वो सारा का सारा खर्च इसमें शामिल होगा. कुल टोटल खर्च जो कि गृहस्थों द्वारा, हाउस होल्ड द्वारा किया गया है. इसके अलावा जो निजी गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने किया है. इसके अलावा कंज्यूमर जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, चाहे वो टिकाऊ हों, गैर टिकाऊ हों, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं हों, उन सब के ऊपर जितना भी खर्च किया गया है, उन सब के टोटल को हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे. ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी. यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा है एक्सेप्ट हाउसेज, हाउसेज को इसलिए एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने, इसको छोड़ दिया क्योंकि जो हाउस माना गया है वो कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट माना गया है. जब भी हाउस में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इट इज़ नॉन एज द कैपिटल फॉर्मेशन, एक तरीके से इट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया. तो इसमें क्या क्या शामिल होंगे? शॉर्ट में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल टू हाउस होल्ड फाइनेंस
फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशनल सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये दोनों टाइप के इसमें शामिल हो गए। आगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? देश के सामान्य निवासी जो उस देश में रहते हैं, जिनके आर्थिक हित उसी देश में जुड़े हुए हैं, वे भी जितना खर्चा करेंगे, जो भी कुछ खर्च करेंगे वो भी इसमें इंक्लूड होगा। वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और एब्रोड, चाहे वो अपने देश में रह रहे हों या विदेश में रह रहे हों, लेकिन जो घरेलू जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो सारे भी इसमें शामिल होंगे, जो भी वो खर्च किए करेंगे। ये सारा इनको इंक्लूड करके बन गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जिसको बोलेंगे हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, जो सामान्य सरकार हमारी खर्च करती है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर, ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय सेवाओं के बदले में, लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, रक्षा के ऊपर, कानून के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो इनके ऊपर खर्च की जाती है, एजुकेशन के ऊपर एट्सेट्रा। लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड एजुकेशन, इसके ऊपर जितना भी गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है, जो भी गवर्नमेंट खर्च करेगी वो सारा इसमें इंक्लूड होगा, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो सरकार का उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कार्य करती है। तो गवर्नमेंट जितने भी खर्च करेगी, जहाँ जहाँ भी खर्च करेगी वो सारा इसमें इंक्लूड होगा, उसको कहा जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट, अगला कंसेप्ट, अगला कंपोनेंट है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इट रेफर टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीगत स्टॉक में जो वृद्धि हुई है उसको कहेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो उसका पूंजीगत स्टॉक बढ़ा है, जो एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक में, किसी भी अर्थव्यवस्था के कैपिटल स्टॉक में जितनी वृद्धि हुई है, पूंजीगत स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई है, उसको हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आमतौर से जो हिस्से शामिल होते हैं, जो पार्ट हैं इसके, पहला नंबर 1 ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इस सकल स्थायी पूंजी निर्माण, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जो स्थायी पूंजी है उसको खरीदने में जो खर्च किया जाता है, जो स्थायी संपत्ति है जैसे ज़मीन है, जायदाद है, इस तरीके से जो खर्च किया जाता है, दैट इज नोन एज द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या शामिल होगा? नंबर 1 ए पार्ट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स के ऊपर जो खर्च किया है, मशीनरी के ऊपर जो खर्च किया है, इक्विपमेंट औजार के ऊपर जो खर्च किया गया है, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा, इसको बोलेंगे हम ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये सारा इसमें शामिल है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। दूसरा पार्ट इसका ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो घरेलू आवास हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ पर, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज, नए घरों के निर्माण में जो भी कुछ खर्च हुआ है गृहस्थों के द्वारा, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा, जो भी नई भवन या बिल्डिंग जो भी बनाई गई हैं। तीसरा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या शामिल होगा? इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर का निर्माण किया, रोड्स का किया, ब्रिजेज पुल वगैरह का निर्माण किया सरकार ने, वो सारे इसमें शामिल होंगे। ये तीनों टाइप के जुड़ करके बन गया, अगर तीनों को हम जोड़ दें तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आगे अब इसका जो दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक भी हम किसको कह सकते हैं। चेंज इन स्टॉक में क्या होता है, जनरली सिर्फ इतना समझ ले, चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ईयर के अंत में कितना क्लोजिंग स्टॉक था, शुरू में कितना था, तो जितना भी चेंज आया उसमें वो सारा कहा जाएगा चेंज इन स्टॉक।
चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों का जो डिफरेंस है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वो चेंज इन स्टॉक का आ जाएगा। ये भी इसका पार्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। तो इस तरीके से सारे इसके कंपोनेंट्स थे जो मैंने तुम्हें समझाया। ओके, थैंक यू।